बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि इसके अंदर हम ईरान पे बात करने जा रहे हैं और यूएस की बात करने जा रहे हैं। तुर्की, सीरिया, इसराइल, सभी यूरोप सभी इसमें शामिल हैं और बहुत ही अहम तरीन खबरें हैं, आपके इल्म में होनी चाहिए कि अब ईरान और अमेरिका में भी एक रेड लाइन जो है वो खींच दी गई है। अब किस तरफ कौन है ये मालूम करना है आपने, क्योंकि अगर आप खबर देख रहे हैं तो आज से ईरान के खिलाफ फैसला कौन इक्तिसादी कार्रवाई का आगाज़ कर रहे हैं। ये है अमेरिकन वज़ीर ख़जाना और वो कह रहे हैं कि हम ये मेजर्स देंगे। बहुत लंबी लिस्ट है, पढ़ लीजिएगा आराम से इसको, लेकिन मैं आपको इसमें से खबर निकाल के दे रहा हूँ और वो ये है कि वो कौन से ममालिक हैं जो अगर इसके बाद ईरान से राब्ते में रहेंगे या कारोबार तिजारत करेंगे तो उनका क्या अंजाम होगा, और कौन से वो ममालिक हैं जो अमेरिका के साथ राब्ते में होंगे तो उनका क्या अंजाम होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि अगर मैं आपको खबर की सूरत में पेश कर दूं ताकि आपको ये ना लगे कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, तो मैं आपको अल अरेबिया की आज की खबर कोट कर देता हूं कि फैसला कुन दिन ईरान के कौन से तिजारती शराकतदार ख़तरे में होंगे। ये एक तरफ की खबर है जो अमेरिका ने नाम दिए हैं कि इन लोगों को प्रॉब्लम आएगी। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी चीन को, उसके बाद नाम आता है हमारे सामने तुर्किया, उसके बाद नाम आता है इराक, उसके बाद नाम आता है ओमान, इसके बाद पाकिस्तान, इसके बाद भारत के बाद आर्मेनिया के बाद अज़रबैजान। ये वो ममालिक हैं जो तकलीफ़ में आ जाएंगे अगर इन्होंने आज की तारीख के बाद, यानी कि आज 24 अगस्त है, 24 तारीख के बाद अगर इन्होंने तिजारती रवाबित बरकरार रखे, रास्ता दिया या कोई भी ताल्लुकात रखे ईरान के साथ, तो ये तकलीफ़ में आ जाएंगे। इन ममालिक के लिए कहा जा रहा है कि ये ममालिक जो हैं ये साथ हैं ईरान के तिजारती तौर के ऊपर। ये यूएसए का ख्याल है। अब यूएसए ने भी जो है यूएसए के लिए यही बातें जो हैं ईरान ने कह दी हैं कि वो तमाम ममालिक जो तिजारती कारोबारी लिहाज से अगर अमेरिका के शराकतदार हैं तो उनके साथ भी हम वही अंजाम करेंगे, क्योंकि हमने भी उनके इक़्तिसादी मामलात के ऊपर भी अब हमलावर हो जाना है। अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ उसके मिलिट्री बेसिस के ऊपर अटैक किए हैं और हमने उसके जो इंस्टॉलेशंस हैं उस पर अटैक किया है। हमने किसी भी इकॉनमी हब के ऊपर या ऑयल रिफाइनरी के ऊपर या किसी भी ऐसी फैक्ट्री के ऊपर अटैक नहीं किया जिसका ताल्लुक बराह रास्त अमेरिका से था। और वो ममालिक जो तिजारत करते हैं अमेरिका के साथ वो दुश्मन काउंट होंगे ईरान के लिए। तो ये लाइन बड़ी ख़तरनाक है। अब देखते हैं कि हम प्रो ईरानी तसव्वुर होंगे आज के बाद या प्रो अमेरिकन होंगे या दोनों के ही निकाले जाएंगे या दोनों कबूल करेंगे। दोनों का कबूल करने को तैयार नहीं है और ये हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। इंडिया के लिए ख़तरनाक है, ये सबके लिए ख़तरनाक है। ये कैसे ही मुमकिन होगा? ये तमाम चीज़ें ख़तरनाक से ख़तरनाक होती जा रही हैं। अच्छा, यहीं पर ईरान ने एक तंज़ भी किया है। वो कहते हैं अगर सब कुछ हमारा तबाह हो गया है, हमारे पास आर्मी नहीं है, फ़ौज नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर इतनी बड़ी पाबंदियां लगाने का आपका मकसद क्या है? मतलब ये हुआ कि आप लड़ नहीं सकते, मतलब ये हुआ कि आप ग्राउंड में उतर नहीं सकते। अब बात ये है कि उतर तो जाएं, लेकिन उतरने का जो ईरान ने इनामात रख दिए हैं वो इतने बड़े हैं कि उसमें तो अगर मुझ जैसा भी कोई होगा तो वो कोशिश करेगा कि एक आध फौजी फड़का दे, क्योंकि यहाँ पर 35 लाख रुपए पाकिस्तानी कह लीजिए, उसके बराबर तो इनाम रख दिया आपने, ठीक है ना। डॉलर्स में आपने इनाम रख दिया है कि आप मारें और इनाम हासिल करें, अमेरिकन फ़ौजी मारें। तो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ये जो ईरानी अवाम है वो तो इसमें बहुत जज्बाती हो रही है। वो कहते हैं कि हमें तो वेट कर रहे हैं कि हम वो आएँ ज़मीन पर और हम उनके साथ मामला करें। तो ये ख़तरनाक चीज़ें हैं जिसको अमेरिका ने फिर फैसला किया कि हम उतरते नहीं हैं, क्योंकि ये इनाम के चक्कर में हमें रगड़ ना दें। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इनाम के चक्कर में जो है हम काम करेंगे कि हम नहीं उतरते और हम ये लड़ाई को किसी और तरीके से करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मसला ये है कि अमेरिका जो है वो उतरने के चक्कर में तो नहीं है, यानी कि मतलब ये होता है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो रिपोर्ट हमारे पास आ रही हैं कि आपके पास जंग नहीं बल्कि आपके पास डिफेंस के इक्विपमेंट भी कम हो गए हैं, ठीक है ना। अब 800 पैट्रियट रह गए हैं गिना के। अगर मतलब ये हुआ कि अगर वो उनकी अपनी प्रोडक्शन डबल हो गई है ईरान की, आपकी प्रोडक्शन है ही नहीं और ऊपर से कम हो रही है, तो आप कह रहे हैं कि जी मैं फिजिकल जंग नहीं लड़ूंगा, मैं एक्सरसाइज जंग लड़ूंगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो इसराइल है वो लगाम को नहीं है और इसराइल जो है वो लेबनान के अंदर घुस के उसने डिमोलिश किए हैं घर और टॉर्च किया है, जलाया है डिस्पाइट ट्रस्ट के। तो लेबनान के अंदर तो अपना काम कर रहा है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेबनान में उसको छुट्टी मिली हुई है। लेकिन सीरिया के साथ उसने कहा है अमेरिका ने कि आप अभी ना लड़ें,
अभी इसको रोकें। अब इसमें लड़ने का मतलब क्या हुआ कि दमिश्क ने अमरीकी सालसी में होने वाले शामी इसराइली इजलास की तफसीलात जो है वो जाहिर कर दी हैं। तो उन्होंने बता दिया है कि आप अभी लड़ाई की तरफ ना जाएं, ये उन्होंने रिक्वेस्ट की। अच्छा, अभी लड़ाई की तरफ ना जाएं का मतलब क्या है? वो ये है कि अमेरिका कह रहा है कि इस टाइम आप शाम के अंदर जंग नहीं शुरू करें। अब शाम के अंदर जंग का मतलब क्या है कि क्या शाम जो है वो ऐसा अक्युप्ट है कि वो डायरेक्ट लड़ सकता है इसराइल के साथ, या उसको सपोर्ट मिलने वाली है या मिल सकती है तुर्किया की, ये क्या मामला है ये देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं उस हवाले से ताकि हमें समझ में आता रहे कि मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। वो ये है कि जो तुर्किया के हवाले से जो मामला है ना वो संगीन है, वो अब मजाक रहा नहीं है। जब से उन्होंने नोटिस जारी किया ना, रेड वारंट के लिए वो गए हैं नेतन्याहू के खिलाफ, तो वहाँ पे मसला ख़राब हुआ है। और यहाँ अगर आप देखें तो कहते हैं एंडलेस वॉर, ठीक है ना, एक ऐसी जंग जो कभी ख़त्म नहीं होती है, एंडलेस वॉर कहलाती है। एंडलेस वॉर, नेतन्याहू सीम्स डिटरमाइंड टू स्टार्ट नट अदर वॉर दिस टाइम विद तुर्किया। तो कहते हैं कि ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी जो जंगें हैं वो एंडलेस हैं, इसका कोई अंजाम हमें नज़र नहीं आ रहा अभी भी, क्योंकि आगे हम आपको भी बता रहा हूँ कि किस किस मुल्क के साथ लड़ना ज़रूरी है इनका और क्यों लड़ना ज़रूरी है। एक तो उन्होंने तुर्की का नाम लिया है। अच्छा, तुर्की को मालूम है कि ये जंग होनी है, अब ये डायरेक्ट शुरू हो जाएगी या ये सीरिया के रास्ते शुरू हो जाएगी, मगर उन्होंने ये तय कर लिया दिमागी तौर पर, दे आर प्रिपेयर्ड कि हमें इसराइल से लड़ना है। और अगर आप देखें तो जो साइप्रस है वहाँ पर भी अगर आप देखें तो वहाँ पर जो सबसे बड़ी ख़रीदारी हुई है जो इसराइल ने की है ज़मीनों के नाम पे, जगह के नाम पे, वो किस की हुई है? वो हुई है प्रॉपर्टीज़ इसराइलियों की। और वो इसराइली प्रॉपर्टीज़ नहीं है, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसराइली गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं। और वहाँ पर आपने जो आर्मी इक्विपमेंट्स है वो लगा दिए हैं। ये कैसे हो सकता है कि मैं कोई ज़मीन ख़रीदूँ अपना घर बनाने के लिए और मैं वहाँ पर नस्ब कर दूँ तोपें? ठीक है, तो मतलब ये हो गया वो गवर्नमेंट नहीं कर रही है। तो ये एक जंग है। और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर आपको पोलार्ड याद होगा, और पोलार्ड जो है अभी की बात है कि पोलार्ड को जो है वो अमेरिका ने रिलीज़ कर दिया है। ये एक अमेरिकन बॉर्न जासूस इसराइल का, यानी कि एक ऐसा आदमी, एक ऐसा यहूदी यू कैन से, जो पैदा हुआ है अमेरिका में, लेकिन वो अमेरिका को नहीं मानता था और उसने जो है वो किया, स्पाई किया। किसके लिए स्पाई किया? उसने स्पाई किया इसराइल के लिए। और कहा जाता है कि ये वही इंसान है जिसने एक मौके पर आके जो इसराइल है उसके लिए एटम बॉम्ब की जो अरेंजमेंट है उसमें इसी का नाम आता है, इसलिए इसको वो हीरो मानते हैं, बहुत बड़ा मानते हैं। अब उसे अगर हम सुने तो ये द इसराइली स्पाई अमेरिकन बॉर्न जोनाथन पोलार्ड स्टेटेड दैट टू इसराइली टेलीविजन, उसने एक इंटरव्यू दिया टेलीविजन को, कहता है वाइप ईरान ऑफ द मैप। पहला काम ईरान को नक्शे से मिटाना है, मिटा दीजिए, ठीक है ना, ये करना पड़ेगा ईरान को मिटाना। तो जो अमेरिका इस टाइम कर रहा है इक़्तिसादी पाबंदियाँ, और इससे कोई बात नहीं करेगा, इसका बिल्कुल बॉयकॉट करेगा, तो वो नक्शे से मिटाने का इक़दाम कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से, जो जोनाथन पोलार्ड आपको बता रहा है। इवन इफ़ एक्ट अलोन विदाउट अमेरिका, अगर इसके अंदर आपका अमेरिका साथ देता है तो ठीक है, वरना हमें ये खुद ही करना पड़ेगा, हम वाइप आउट कर देंगे। ये कर सकते हैं नहीं कर सकते अकेले, ये एक अलग बहस है। हम इस टाइम बता रहे हैं कि इसराइल सोच कैसे रहा है। इन प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर वॉर विद तुर्की, इन प्रिपरेशन ऑफ फ्यूचर वॉर, यानी कि वो जंग जो हमें तुर्की से लड़नी है उससे पहले ईरान नहीं होना चाहिए, ये इसराइल सोच रहा है। एंड इजिप्ट, यानी कि वो जंगें जो हमने फ्यूचर में तुर्की से लड़नी है और इजिप्ट से लड़नी है, ये दो नाम लेता है, तो उससे पहले हमको ख़त्म करना पड़ेगा ताकि इसराइल जो है वो लितानी रिवर तक आगे बढ़ जाए, ठीक है ना, लितानी रिवर तक आगे बढ़ जाए, उससे पहले हमको ये काम करना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत ओपनली डिस्कस हो रही हैं। और यहीं पर एक एंट्री करवाई गई है ग्रीक फॉरेन मिनिस्टर की, और वो कहते हैं कि जी इस टाइम तो हम बड़े शांत से हैं तुर्की के सामने, लेकिन लगता ऐसा है कि हमें भी जंग में कूदना पड़ेगा, इस जंग में कूदना पड़ेगा। तो ग्रीक जो है ये एक ऐसा मुल्क है जो शुरू से ही, मतलब लाइक जैसा होता है ना पाकिस्तान इंडिया होता है, ऐसा वाला मामला इनका है आपस में, और इनका चलता रहता है, बहुत ठीक ठाक चलता रहता है। अभी आपने देखा होगा 2-2.5 साल पहले कि तुर्की ने सरहद खोल दी थी, कूद जाओ ग्रीक के अंदर, तो बड़ा तंग करते हैं दूसरे को। लेकिन बहरहाल ये है कि अब ये जंग की बात इस मौके पर करना जो है थोड़ा सा हट कर है, क्योंकि ग्रीक की तरफ से ऐसा हमें लगता नहीं था कि ये इस तरफ भी जाएगा, लेकिन वो बातें अब ये कर रहा है। और जो तुर्की है
वो ताकत का मुजाहरा कर रहा है कि उसके पास क्या क्या है और क्या क्या इक्विपमेंट जो है वो दिखा रहा है लोगों को। उसके पास जो चीज़ें हैं वो बड़ी ख़तरनाक हैं। और वहीं पर जो मगरिब है, यूरोप जो है, वो कह रहा है इसराइल से कि आप फ़ौरन से पहले जो मगरिबी किनारे में आपने चढ़ाई की है और E1 मंसूबा जो लॉन्च किया है उसको वापस लें, वरना यूरोप जो है वो आपके साथ ताल्लुकात ख़त्म कर देगा या मईशत नहीं चलाएगा या वटेवर जो भी है। लेकिन वो कहते हैं कि सर आप जो मर्ज़ी आप करें, हम करने जा रहे हैं और हम रुकने वाले हैं नहीं। और इसके लिए वो आगे बढ़ गए हैं और मस्जिद पर इसराइली झंडा ज़बरदस्ती लहरा दिया गया। ये मगरिबी किनारे के अंदर मस्जिदों के ऊपर, मगरिबी किनारे में यानी कि फ़लस्तीन में इसराइली झंडे लगाए जा रहे हैं मस्जिदों के ऊपर। प्रोवोकेशन है ताकि लड़ाई हो, झगड़ा हो। आप गुस्से में आएंगे ना, तो उस गुस्से में लड़ाई होगी तो वो कहेंगे जी हम क्यों ना मारते, उन्होंने हम पे हमला किया। तो इसलिए प्रोवोकेशन होती है। अगर आपको किसी को उकसाना है ना, तो उकसाना आसान होता है, उसके बाद वो अपना रिएक्शन देता है। और जब आप उकसा देते हैं, अगला रिएक्शन दे देता है, तो रिएक्शन देने वाला ही मुजरिम कहलाया जाता है। ये एक साइंस है जो हर मुल्क में अप्लाई होती है कि पहले उकसाओ, उकसाने के बाद उनसे रिएक्शन लो और रिएक्शन के बाद बोलो देखो जी ये तो दहशतगर्द हैं, ये तो खिलाफ हैं, इनको तो ठीक करना पड़ेगा। फिर वो जवाब बना करके आप उनको रगड़ते ही जाओ, इसमें कोई फिर कसर नहीं छोड़ते हैं। और वही गज़ा जहाँ से फिर एक कागज़ की पतंग अगर उड़ जाए तो उसको वो एटम बम करार दे देते हैं। गज़ा से उड़ने वाली पतंगों को जंगी हथियार तस्वुर किया जाए। इसराइली वज़ीर दिफ़ा की फ़ौज को हिदायत, एक कागज़ की पतंग भी अगर तुम्हारे मुल्क में नज़र आए गज़ा की आई हुई, तो आप ये समझिएगा कि आपके मुल्क के ऊपर किसी ड्रोन ने अटैक किया है या आपको गज़ा से एटम बम मार दिया गया है। उसको कागज़ की पतंग आपने नहीं मानना, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके ऊपर फ़लस्तीन का झंडा होगा और ये कहते हैं हमारे लिए एटम बम से कम नहीं है। दुनिया किस तरफ जा रही है और अमेरिका और ईरान की इस रेड लाइन को आप किस तरह देखते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।